हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज अपनी 13वीं क्लास में जहां पढ़ने वाले हैं हम लेसन नंबर 12। और लेसन नंबर 12 में होने वाला है बेटा पशुपालन का इंट्रोडक्शन। पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री का इंट्रोडक्शन होने वाला है, जिसमें हम पशुपालन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हल्का फुल्का तो कल पढ़ लिया, अब बाकी बचा हुआ हम आज पढ़ लेंगे बच्चों। ठीक है, क्लियर है? शुरू करते हैं अपन अपनी आज की। कल तो नहीं पढ़ा होगा, कल तो अपन ने वैसे फ्रूट प्रिजर्वेशन पढ़ा था। कल तो फ्रूट प्रिजर्वेशन पढ़ा था, तो अपन आज एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट करने वाले हैं। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से ही। सबसे पहले पशु पालन क्या है? ठीक है बेटा, पशुपालन क्या है इसके बारे में देखते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं बच्चों? एनिमल हस्बेंड्री। देखो बेटा, पशुओं का पालन। क्या बेटा? पशुओं का पालन। कैसे पशु बेटा? पालतू पशु। पालतू पशु कैसे? जिनसे कृषि को क्या हो बेटा? लाभ हो। कृषि को क्या हो? लाभ हो। कृषि को लाभ हो। प्लस अंडा उत्पादन, प्लस मत्स्य पालन। ये सभी क्या है बेटा? कृषि या आप बोल सकते हो एनिमल हस्बेंड्री के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अब हम जो एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे ओवरऑल इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं बेटा। शुरू करते हैं अपना आज अपने लेसन नंबर 12 का क्या रिवीजन स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है? दूध की परिभाषा लिखिए कि दूध होता क्या है। दूध क्या होता है? देखो बेटा, मैं आपको बताऊं, दूध की मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बता देता हूं बच्चों। देखो बेटा, दूध दूध क्या होता है? एक स्वच्छ प्लस ताजा क्या होता है? लैक्टियल डिस्चार्ज होता है, जिसे आप ऐसे बोल सकते हो लैक्टियल स्त्राव होता है। क्या होता है बेटा? लैक्टियल स्त्राव होता है। जो करता क्या है? जो नवजात शिशु जो नवजात शिशु के पोषण की पूर्ति के लिए स्त्रावित होता है। पोषण की पूर्ति के लिए स्त्रावित होता है। क्या कहलाता है बेटा? दूध कहलाता है। सिंपल है, ज्यादा फालतू की चीजें हमने लिखी नहीं है कि इसमें ये होता है इसमें वो होता नहीं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक स्वच्छ में ताजा क्या होता है? लैक्टियल स्त्राव होता है, जो मादा के स्तनों से स्त्रावित होता है। कहां से? मादा के स्तनों से स्त्रावित होता है, जो नवजात शिशु के पोषण की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। क्या कहलाता है बेटा? दूध कहलाता है। क्या कहलाता है? दूध कहलाता है। बिल्कुल लिख लो बेटा इसको, ऐसे की ऐसे, ऐसे की ऐसे छाप लो बेटा इसको। ठीक है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ कि पशुपालन व्यवसाय का उद्देश्य लिखिए। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है? पशुपालन व्यवसाय का उद्देश्य। देखो बेटा, मैं आपको 4-5 तरीके से उद्देश्य बता देता हूं पशुपालन के। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास क्या बोल सकते हो आप, इतनी जमीन नहीं है। ठीक है, कृषि जोत कैसे हैं बेटा उनके? छोटे हैं। तो उन किसानों की यूं समझ सकते हो आपकी दैनिक आजीविका के लिए क्या जरूरी हो गए? दूध प्राप्ति होती है, दूध को बेचते हैं जिससे पोषण प्राप्त होता है। जो हल्का फुल्का इनके चारा उत्पन्न होता है उसी को पशु को खिला देते हैं और पशु से पशु उत्पाद प्राप्त करते हैं। ये तो हो गया एक मोटा मोटा उद्देश्य जो अपन दैनिक जीवन में देखते हुए आ रहे। वैसे पशुपालन व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये देखो, आपसे अगर ऐसा पूछने में क्वेश्चन आता है कि पशुपालन व्यवसाय के मुख्य उद्देश्य होते हैं, तो आप ये बात लिखोगे, पर शुरू में ही ये बात नहीं लिख दोगे। आपको उससे पहले क्या बात लिखनी पड़ेगी कि पशुपालन व्यवसाय का उद्देश्य होता है लागत को कम करके। लागत को बेटा क्या करना है? कम करके। लागत को कम करके उत्पादन तथा लाभ को
बढ़ाना, उत्पादन तथा लाभ को बढ़ाना। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये पशुपालन व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है कि क्या अपन क्या कर दे, लागत को तो बेटा क्या कर दे, कम, तथा उत्पादन व लाभ को बढ़ा दे। बढ़ा कितना दे, अधिकतम बढ़ा दे। कितना, अधिकतम बढ़ा दे। अब सर अधिकतम कैसे बढ़ जाएगा, ये भी तो थोड़ा बहुत समझाओ बेटा। पशुपालन से हम क्या करेंगे, हम प्राप्त करेंगे देसी खाद। खाद का प्रयोग कहाँ कर देंगे, फसलों में कर देंगे, और फसल से जो चारा प्राप्त हुआ उसको पशुओं को खिला देंगे। ज्यादा चारा खिलाओगे ज्यादा फल, वो क्या नाम से, वो लाभ प्राप्त होगा। इस तरीके से होता है बेटा, ठीक है, इसको लिख लो। आपको मुख्य उद्देश्य पूछा जाए तो पहले इन्हीं बातों को लिख के आना, और सेकेंडरी बातें जो मैंने आपको शुरुआत में बताई है, ठीक है बेटा। लिख लो बेटा इसको, उसके बाद हम चलेंगे आगे। चले प्यारे बच्चों, देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, पंचगव्य के बारे में समझाइए। बेटा किसके बारे में समझाना है, पंचगव्य के बारे में समझाना है। चलो तो पंचगव्य के बारे में भी अब समझ लेते हैं कि पंचगव्य क्या चीज होती है। पंचगव्य, बेटा मैं आपको पहले ये शब्द तोड़ के बताता हूं, पंचगव्य क्या होता है। पंच प्लस गव्य, पंच मतलब होता है पांच, और गव्य मतलब गाय से प्राप्त या गाय का। तो मतलब पांच ऐसे उत्पाद जो गाय से प्राप्त हो रहे, क्या कहला रहे, पंचगव्य कहला रहे हैं। अब इन उत्पादों के नाम देखो बेटा, पहला है दूध, दूसरा है दही, तीसरा है घी, चौथा है गोबर, और पांचवा है गोमूत्र। हो गए बच्चों, पांच हो गए ना। ये पांचों क्या है बेटा, पंचगव्य हैं। पांचों क्या है बच्चों, पंचगव्य हैं। इस प्रकार से, ठीक है बेटा, लिख लो। ये हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में यूज किए जाते हैं। अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे बच्चों आप, मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है आपसे। आप अच्छा रिजल्ट ला कर दोगे इस बार। आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस अपने क्वेश्चंस में से देखने को मिलने वाले हैं बोर्ड की परीक्षा में। तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं इनको पढ़ के जाओ, बेटा पढ़ के पूरा जाना है। एग्जामिनर कहीं से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। चले बेटा आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध में किस किस्म का प्रोटीन होता है। जी सर आपको बताएंगे कि गाय के दूध में किस किस्म का प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या बेटा, प्रोटीन किसमें, गाय के दूध में। किसमें, गाय के दूध में। कैसा होता है बेटा, होता है A2 किस्म का प्रोटीन होता है। A2 किस्म का प्रोटीन होता है किसमें, गाय के दूध में। बहुत नई बात है बेटा, ऐसे नहीं आएगी। A2 किस्म का प्रोटीन होता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो। गाय के दूध में A2 किस्म का प्रोटीन होता है, कोई केसिन वेसिन नहीं लिख के आएगा, A2 किस्म का प्रोटीन आएगा। गाय के दूध में A2 किस्म का प्रोटीन। गाय के दूध में बेटा A2 किस्म का प्रोटीन पाया जा रहा है। कैसा, A2 किस्म का प्रोटीन। आज बेटा 2 तारीख हो गई है, आपके पास एक दिन का और गैप है बीच में। इंग्लिश की आपको पेपर की अच्छी तैयारी करनी है, इंग्लिश से अच्छा पेपर करके आना है। एग्रीकल्चर वाले बच्चे
ए बी सी में तो अच्छे नंबर ले आते हैं, पर केमिस्ट्री वो इंग्लिश और हिंदी में कम नंबर लेके आते हैं। चलें बेटा आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं कि दही का कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, दही में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो बेटा, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि दही में क्या पाया जा रहा है बेटा, दही, इसमें क्या पाया जा रहा है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। अब देखो, मैं आपको इस बात को इस तरीके से बताना चाहता हूं कि आपके माता पिता आपसे कहते होंगे कि बेटा आप दही कम खाया करो, क्योंकि दही गर्मी करता है और छाछ क्या करती है, ठंड करती है। क्यों दही गर्मी करता है, छाछ ठंड करती है, क्यों? इसका कारण है ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। और सर ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया क्या करता है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया आंतों में जाता है, कहाँ जाता है, आंतों में जाता है, आंतों में जाता है, और उसके बाद आंतों में क्या उत्पन्न करता है प्यारे बच्चों, गैस उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, गैस उत्पन्न करता है। इसलिए बोलते हैं कि दही क्या करता है बेटा, गर्मी करता है, तो दही से गैस बनती है बेटा। नई चीज बताइए ना, बस ऐसे ही मेरे साथ रहोगे, नई नई चीजें पता लगेंगी। कोलिफॉर्म बैक्टीरिया आंतों में गैस उत्पन्न करता है, गैस उत्पन्न करता है बेटा। चलो, इंट्रोडक्टरी पार्ट तो आपके बहुत सरल सरल है बच्चों, है ना। चले बेटा आगे। हाँ जी, ये स्लाइड, दिस स्लाइड कंप्लीट, देन वी हैव टू मूव ऑन सेकंड स्लाइड। हाँ जी बेटा, पशु आहार प्रबंधन क्यों आवश्यक है। वाह वाह, व्हाट इज क्वेश्चन, पशु आहार प्रबंधन, पशु आहार प्रबंधन क्यों आवश्यक, पशु आहार प्रबंधन क्यों आवश्यक है। बेटा देखो, पशु आहार प्रबंधन क्यों आवश्यक है, मैं आपको बताता हूँ कि देखो, पशु को आहार अच्छा मिलेगा तो वो, आहार अच्छा मिलेगा तो पशु कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। प्रजनन संबंधी समस्या नहीं आएगी, प्रजनन संबंधी समस्या नहीं आएगी। पशु का आहार ठीक होगा तो बीमारी से वो जल्दी बच जाएगा, बीमारी से भी जल्दी रिकवर होगा। क्या होगा बेटा, जल्दी रिकवर होगा। हमें पशु आहार प्रबंधन से पशुओं की लागत पता चलती है, लागत का पता लगेगा कितनी खपत हो रही है, कितना क्या हो रहा है, और प्रॉफिट का पता लगेगा बेटा। किसका पता लगेगा, प्रॉफिट का भी पता लगेगा। हमें किसमें सुधार करना आसानी रहेगी, किसमें सुधार किया जा सकेगा बेटा। ये सभी क्या है, पशु आहार प्रबंधन के लाभ है बेटा। इसके अलावा भी पशु आहार प्रबंधन क्या लाभ है कि अगर पशु को अच्छा आहार मिलेगा तो दूध उत्पादन अच्छा होगा। क्या होगा, दूध उत्पादन अच्छा होगा। यदि पशु हम मांस या अंडा उत्पादन कर रहे हैं तो मांस या अंडा अधिक उत्पादित होगा। और इसके अलावा बेटा प्रजनन संबंधी समस्या मैंने आपको बताई थी कि कोई प्रजनन संबंधी समस्या नहीं आएगी। और लागत में भी क्या आएगी बेटा, कमी आएगी। यदि सोचो पशु को कोई बीमारी होगी तो ऑब्वियस बात है उसकी लागत बढ़ जाएगी। तो ये कुछ क्या होंगे बेटा, लाभ होंगे अगर पशु का आहार प्रबंधन रहेगा तो। क्लियर है, इस ही तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे इस पार्ट में से। चलो छापो इनको बेटा शीघ्रता से।
एक सेकंड बच्चों। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन काल में भारतीय कृषि में पशुओं का क्या योगदान था? बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में क्या बेटा, प्राचीन काल में पशुओं का क्या योगदान? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पढ़ेगी। क्या होता था पहले के टाइम पे? पशुओं को पालना, क्या बेटा, पशुओं को पालना क्या माना जाता था कि यदि आप पशु पाल रहे हो तो इसे क्या माना जाएगा? आप क्या हो, बहुत रेस्पेक्टेड आदमी हो, रेस्पेक्टेड आदमी हो, रेप्यूटेटेड आदमी हो। मतलब पहले जिसके घर में पशु होते थे ज्यादा, उसे क्या माना जाता था? उसे प्रतिष्ठा का द्योतक माना जाता था। किसे बेटा? पशुओं को। उस टाइम पे ये नहीं देखा जाता था कि पशुओं से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसको नहीं देखा जाता था। प्रॉफिट और लॉस नहीं देखा जाता था उस समय। सिर्फ क्या देखा जाता था, जिसके घर में सबसे ज्यादा पशु है वो सबसे रेप्यूटेटेड आदमी है, प्रतिष्ठित आदमी है। फिर क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे समय बदला। फिर क्या हुआ, हम कृषि की तरफ क्या करने लगे, रुख करने लगे। तो प्राचीन काल से ही हमारी जो खेती है वो पशुपालन पे डिपेंडेंट है बच्चों। हम पशुओं बिना कोई कार्य नहीं कर पाए। हम खेत जोतने लगे, हम आने जाने के लिए पशुओं का प्रयोग करने लगे, हम भोजन के लिए पशुओं का प्रयोग करने लगे। बहुत कार्य है जो पशुओं के बिना असंभव थे उस समय। जैसे उस समय कोई मशीनरी नहीं थी, जब हम लोगों ने रुख किया, हल चलाने लगे। पहले मनुष्य खुद हल चलाता था, फिर बैलों के द्वारा हल चलाने लगे। हम आने जाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करने लगे, हाथियों का इस्तेमाल करने लगे। तो ये सब क्या माना गया बेटा, एक प्रतिष्ठा का स्रोत माना गया। कैसे? आज भी आपने गाँव में देखा होगा कि दहेज में क्या मिलती थी, भैंसे दी जाती थी, हाथी दिए जाते थे, घोड़े दिए जाते थे। क्यों दिए जाते थे? क्योंकि इन्हें प्रतिष्ठा का द्योतक माना जाता था। बोला जाता था कि आपको, यदि कोई कहते थे ना कि हमको 5 भैंसे दिए, 10 भैंसे दी थी उस समय पुराने, आप आपके दादी बाबाओं से बात करोगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पे पहले पशुओं का लेन देन एज ए दहेज किया जाता था। तो कहीं ना कहीं हम इस बात को इससे समझ सकते हैं कि यदि पशु थे तो वो क्या थे बेटा, रेस्पेक्टेड लोग थे वहां पे। आजकल तो इन चीजों को लोग बाग सब भूल चुके हैं, पशुओं को कोई पालना नहीं चाहता, सब ज्यादा मॉडर्न हो चुके हैं ना। तो आज लोगों को ये नहीं पता कि यदि पशु नहीं पालोगे तो दूध कहाँ से लाओगे, घी कहाँ से लाओ। दूध सबको चाहिए, दही सबको चाहिए, घी सबको चाहिए, छाछ सबको चाहिए, पर पशु कोई नहीं पालेगा। पशु किसी को नहीं पालना, प्रोडक्ट सारे चाहिए। अरे भाई, तुम्हें जब पशुओं से गिन है तो उनके प्रोडक्ट से भी गिन होनी चाहिए। नहीं, चीज सब चाहिए। अब फिर आप पशु नहीं पालोगे तो बेटा मिलावटी तो माल मिलेगा ही, फिर तुम्हें मिलावटी माल भी नहीं चाहिए। यदि तुम अगर पशुओं को नहीं पालना चाह रहे तो आप सिंथेटिक घी यूज क्यों नहीं कर रहे हो? सिंथेटिक छाछ यूज करो, सिंथेटिक दही यूज करो। वो भी आपको यूज नहीं करनी है, आपको चाहिए चीज ताजा ही, और आप पशु नहीं पालना चाह रहे हो। ये तो बहुत गलत बात है बेटा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर की तरफ रुख करो, एनिमल हस्बेंड्री की तरफ रुख करो। ज्ञान की बातें बाद में करेंगे। ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे होता है बेटा, हल्का फुल्का आप यही चीज इसमें लिख लो इस क्वेश्चन में, फिर अपन आगे चले। चले बेटा आगे। अगला क्वेश्चन क्या था? अरे हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है? पशुपालन की अकाल्पनिक समस्याएं बताइए। मैं आपको एक क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ मॉडल पेपर में, पर इंपॉर्टेंट था इसलिए अपन ने दोबारा पढ़ा है कि पशुपालन में, किसमें बेटा, पशुपालन में अकाल्पनिक समस्याएं। क्या बेटा? अकाल्पनिक समस्याएं।
अकाल्पनिक क्या बेटा समस्या। क्या होती है बेटा अकाल्पनिक समस्याएं? वे समस्याएं जो अचानक आ जाती है, जिनकी पशुपालक कभी कल्पना भी नहीं कर सकता हो कि ये समस्या आ सकती है, पर वो समस्या आ जाती है और उससे पशुपालक को बहुत ज्यादा क्या झेलना पड़ता है बेटा, नुकसान झेलना पड़ता है। उस समस्या को आप क्या कह सकते हो, पशुपालन की अकाल्पनिक समस्या है। सर उदाहरण देके समझाओ ना, कौन कौन सी समस्या आती है। जैसे बेटा कई बार क्या हो जाता है, आग लग जाती है, आपके बाड़े में आग लग गई, पशु जल के मर गई, ये कैसी हो गई बेटा, अकाल्पनिक समस्या हो गई। क्या हो जाता है, कभी कभी कोई बीमारी का प्रकोप हो जाता है, संक्रमित बीमारी फैल जाती है, जिससे सारे पशु एक साथ मर जाते हैं। पशु इसकी क्या हो, पशुपालक इसकी क्या नहीं करता है, कल्पना नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाता है बेटा, चारे की कमी आ जाती है। किसकी बेटा, चारे की कमी आ जाती है। चारे की कमी आने के अलावा एक समस्या और होती है कि आपको लेबर नहीं मिल पा रही है समय पर। तो ये चारों क्या होती है बेटा, अकाल्पनिक समस्याएं होती है। लिख लो इनके बारे में। एक सेकंड बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अपन। पशु प्रबंधन में स्वास्थ्य प्रबंधन और अपन को क्या समझाना है, प्रजनन संबंधी प्रबंधन समझाना है। देखो बेटा, स्वास्थ्य प्रबंधन समझाना है और प्रजनन संबंधी प्रबंधन समझाना। बेटा स्वास्थ्य संबंधी प्रबंधन तो हमने अभी पढ़ा है, इसमें पढ़ा है ये रहा, ये तो हो गया बेटा आहार प्रबंधन, आहार से स्वास्थ्य संबंधी प्रबंधन अभी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है बेटा, हमने क्या पढ़ने वाले हैं, पहले स्वास्थ्य संबंधी प्रबंधन के बारे में पढ़ लेते हैं। दो प्रकार के प्रबंधन है बेटा जिनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। पहला है बच्चों स्वास्थ्य संबंधी प्रबंधन। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो क्या क्या चीजें होंगी बेटा। देखो स्वस्थ ठीक रहेगा तो अपन को क्या बोल सकते हैं, उत्पादन अच्छा मिलेगा। स्वस्थ ठीक रहेगा तो प्रजनन संबंधी कोई समस्या नहीं आएगी, नहीं आएगी सर। स्वस्थ ठीक रहेगा तो कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है, बीमारी भी होगी तो जल्दी रिकवरी होगी। वो सेम बेटा वही बातें हैं, सेम बातें चल रही हैं, सेम चीजें चल रही हैं, कोई अलग चीजें नहीं है। ठीक है, बीमारी भी हो गई तो आप जल्दी क्या हो जाओगे, रिकवर हो जाओगे। इसके अलावा आपको क्या बोलते हैं, लागत में स्टेबिलिटी रहेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे अचानक बीमारी हो गई तो आपको अधिक लागत देनी पड़ेगी। पशु पशु को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, पशु को नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा पशु को व्यायाम वगैरह की, पशु को नुकसान क्या होता है बेटा, पशु बेचारा कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है, दूसरों पर आश्रित हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा क्या बोल सकते हो, व्यायाम वगैरह करने में कोई परेशानी नहीं रहेगी, आपसे डॉक्टर्स का खर्चा बच जाएगा। तो स्वास्थ्य संबंधी प्रबंधन इसलिए आवश्यक है। ये मोटी मोटी बातें बेटा, इन्हीं को आप लिख लो। यदि आप इन सब चीजों की व्यवस्था करके चल रहे हो तो आपको स्वास्थ्य प्रबंधन में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रहेगी बेटा। ठीक है बेटा, चलते हैं अब अगले हम किसकी तरफ,
प्रजनन संबंधी प्रबंधन की तरफ। बेटा क्या है प्रजनन संबंधी प्रबंधन, प्रजनन संबंधी प्रबंधन। देखो बेटा प्रजनन में हो रहा क्या है, हम क्या करा रहे हैं बेटा, पशु को गर्भित पशु बना रहे हैं, मतलब पशु का गर्भाधान करवा रहे हैं। देखो बेटा पशु संबंधी प्रबंधन में क्या करना पड़ रहा है, आपको उन्नत नस्ल के सांडों का ही प्रयोग करना है, उन्नत नस्ल के सांडों का ही प्रयोग करना है। आपको ऐसा नहीं कि रोड पे कोई चल रहा हो सांड उसी से आप क्या करवा दे, कृत्रिम गर्भाधान करवा दे। यदि आप क्या करवा रहे हो, कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हो, ठीक है, जिसमें आप हिमीकृत वीर्य का प्रयोग करें, किसका, हिमीकृत वीर्य। अभी बताऊंगा बेटा हिमीकृत वीर्य क्या होता है, उसका प्रयोग कर रहे हो तो आपको उन्नत नस्ल के सांड का हिमीकृत वीर्य प्रयोग करना है, ठीक है, क्लियर है। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, तीन ही बातें बताएंगे इसमें आपको। तीसरी बात क्या है कि आपके पास इस चीज का लेखा और जोखा होना चाहिए बेटा, कि कब किससे आपने क्या करवाया है, ठीक है। अब बताऊं आपको हिमीकृत वीर्य क्या होता है, हिमीकृत वीर्य होता है फ्रोजन सीमन। क्या होता है, फ्रोजन सीमन होता है। क्या होता है, फ्रोजन सीमन। हमारे यहाँ बस्सी में सरस का फ्रोजन सीमन बैंक है, जहाँ पर क्या किया जाता है, उन्नत नस्ल के सांडों का सीमन या स्पर्म को क्या किया गया है बेटा, फ्रोज किया हुआ है। जहाँ पे किसान को जरूरत है तो वहां से वो जाके वीर्य लाए, अपने गाय में गर्भाधान करवा सकता है, भैंस में गर्भाधान करवा सकता है। ये है बेटा प्रजनन संबंधी प्रबंधन, इसको लिख लो आप। ठीक है बेटा, पांचों पॉइंट, तीनों पॉइंट हो गए। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गो उत्पाद के महत्व का वर्णन कीजिए। बेटा गो उत्पाद, गो गाय के उत्पाद क्या क्या हैं, दूध, दही, नहीं घी से स्टार्ट करते हैं, घी, दूध, दही, गोबर नहीं गोमूत्र और गोबर, ये पांचों गाय के उत्पाद हो गए। अब मैं आपको सबसे पहले घी की बात बताता हूँ। घी का प्राचीन समय से ही हवन में प्रयोग किया जा रहा है, क्या हवन में प्रयोग किया जा रहा है। गाय के घी, वो घी में क्या होती है, 99 क्या फैट पाई जा रही है, ठीक है, जो पोषण की पूर्ति कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कर रहा है सर। इसके अलावा घी के अन्य प्रयोग क्या हो सकते हैं कि आप घी से व्यवसाय भी कर सकते हो बढ़िया लेवल पे, ठीक है। ये हो गए व्यवसाय, तो आप इन पांचों प्रोडक्ट से कर सकते हो, ठीक है। अगला देखो दूध, दूध का प्रयोग, ये विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, इनको बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो बेटा, दूध का प्रयोग कर रहे हो। दूध में क्या होते हैं बेटा, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स पाए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स पाए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के वाइटामिन पाए जा रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं बेटा, पोषण की पूर्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, पोषण की पूर्ति कर रहे हैं। अगला देखो दही, डेविज के अनुसार, किसके अनुसार, डेविज के अनुसार जो दूध में गुण पाए जा रहे हैं वो सभी किस में पाए जा रहे हैं, दही में पाए जा रहे हैं। मतलब ये भी क्या कर रहा है बेटा, पोषण की पूर्ति कर रहा है। अगला इंपॉर्टेंट है बेटा गोमूत्र, गोमूत्र में क्या पाया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के क्या पाए जा रहे हैं, आप बोल सकते हो एंटीबायोटिक गुण पाए जा रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के रोगों को समाप्त कर रहे हैं, रोगों को समाप्त कर रहे हैं। गोमूत्र का आप अर्क के रूप में प्रयोग कर सकते हो, किसके रूप में, अर्क के रूप में प्रयोग कर सकते हो। और गोमूत्र का आप यदि आपके घरों में छिड़काव कर रहे हो, घरों में क्या कर रहे हो, छिड़काव कर रहे हो, तो नकारात्मकता कम होती है, घर की नकारात्मकता कम होती है यदि आप घर में गोमूत्र का छिड़काव कर रहे हो। अगला देखो गोबर, गोबर का क्या प्रयोग किया जा रहा है, गोबर का उपले बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जिनसे हम क्या कर रहे हैं बेटा, हवन कर रहे हैं, हवन सामग्री में गोबर का प्रयोग किया जा रहा है, हम ईंधन के रूप में गोबर का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो गए बेटा, गोबर के प्रयोग हो गए। घरों की लिपाई में, घरों की लिपाई में, किसमें बेटा, घरों की लिपाई में, घरों की दीवारें बनाई जाती है उनकी लिपाई में। इसके अलावा मैं आपसे ये कह सकता हूं कि गोबर का खाद के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। और बेटा गौमूत्र का एक और प्रयोग बता दूं आपको, गौमूत्र का कीटनाशी व रोगनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या, हाँ सर किया जाता है, हमने पढ़ा है। और इसी प्रकार गौमूत्र का गोबर का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये पांचों के हो गए बेटा महत्व हो गए।
हाँ जी, लिख लो बेटा इनको, ऐसे कि ऐसे बेटा इनको लिख लो वहां। ठीक है बेटा, धन्यवाद आप सभी का, आपने आपका कीमती समय मुझे दिया। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ठीक है, मिलते हैं 13वें लेसन के रिवीजन में आप लोग सभी लोगों से। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।